Hey guys, welcome to the new video. This is your host CMA Pradeep Dhani. So guys, CMA CACS फाउंडेशन की हम दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कर रहे थे। इसका हम नेक्स्ट लेक्चर अब कैरी करना स्टार्ट कर रहे हो गाइस। इससे पहले जितने भी सारे लेक्चर हैं वो प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिए हैं। एक बार जाके सारे स्टूडेंट्स जो एक बार देख लीजिएगा, स्टार्टिंग से लेकर आपको इजीली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आराम से समझ में आ जाएगा। सो गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हमने जो कर रहे हैं हम टॉपिक ये है वॉइड एग्रीमेंट। कौन कौन से ऐसे दो व्यक्ति अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को किसी एग्रीमेंट को करते हैं, तो जब वो एग्रीमेंट किन किन कंडीशन पर हम उसको वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे, वो कंडीशन हम पहले भी देख चुके हैं और कुछ और भी हैं। एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, यानी वो एग्रीमेंट जिनको पब्लिक मना करती है करने के लिए, यानी वो पब्लिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। वो एग्रीमेंट जो पब्लिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है। These are agreement which are against the moral law of the society and contravenes established interest of society। यानी जो सोसाइटी के खिलाफ है, यानी आप क्या नाम है, बंदूक बनाने का व्यापार करें, गोला बारूद बनाने का व्यापार करें, ऐसा जिसको समाज जो है एक्सेप्ट ना करे। ठीक है। फॉलोइंग एग्रीमेंट आर अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ये सारे एग्रीमेंट है। ट्रेडिंग विद द एनिमी, यानी मान लीजिए किसी देश के साथ, यानी भारत का संबंध अगर किसी देश के साथ सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस देश के साथ व्यापार करते हो, तो ये समाज के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप देख रहे हो कि जो चाइना है वो इंडिया पर बार बार क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। जो इंडियन आर्मीज है उनको परेशान कर रहा है, पाकिस्तान इंडियन आर्मीज को। तो इंडिया के जो लोग हैं ना, अगर हम चाइना और पाकिस्तान से कोई व्यापार करते हैं, तो यहाँ के लोग, आपने देखा होगा कि अब उन्होंने कहा कि चाइनीज लड़ियां नहीं लगाएंगे, चाइनीज प्रोडक्ट को हम बहिष्कार करते हैं, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। तो यही है कि लोगों की भावनाओं के खिलाफ है कि हमारे जो आर्मी के लोग हैं उनको वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, गोला बारूद से परेशान कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के कारण ट्रेडिंग विद द एनिमी, यानी any trade with the person owing allegiance to a government at war with India without the license of the government of India is void as the object is opposed to the policy। अगर आपको गवर्नमेंट परमिशन दे देती है, मान लीजिए कि कुछ काम ऐसा अर्जेंट ही है, तो गवर्नमेंट अगर मान लीजिए परमिशन दे देती है तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट से आपको इस चीज की परमिशन लेनी पड़ेगी। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, स्टिफलिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ी करना। मान लीजिए कि आपने किसी कोर्ट में केस किया, लेकिन आपको ना किसी व्यक्ति ने पैसे दे दिए कि आप केस अपना केस वापस ले लो। तो अगर ऐसा आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करते हो तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। अगर आपने एक बार कोर्ट में जा चुका है तो कोर्ट का फैसला आने दो, उसके बाद ही डिसाइड होगा। कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट में एप्लीकेशन डालने से पहले आपको पहले डिसाइड करना था। लेकिन गाइस, अब आपने क्या किया कि कोर्ट में अगर केस जा गया, अगर जा चुका है एक बार, तब कोर्ट ही डिसाइड करेगा उसका कि आगे क्या होना है। एन एग्रीमेंट टू स्टीफल प्रोसिक्यूशन टेंड्स टू बी अ प्रिजर्वेशन और एन अब्यूज ऑफ जस्टिस, यानी न्याय के खिलाफ है। अगर आपने कोर्ट में एप्लीकेशन कर दिया, कोर्ट के जो निर्णय है, जो डिसीजन है, उसका आप वेट करिए। Therefore, such an agreement is void. The principle is that one should not make a trade of crime. One should not convert a crime into the source of profit. Compromise a public offense is illegal to drop uncomfortable offense without permission of court. Okay, आपने आपके दो आदमियों के बीच किसी बात पर युद्ध हुआ, लड़ाई हो गई। आप एक ने कोर्ट के केस कर दिया। अगर दूसरा व्यक्ति मान लीजिए जिसके खिलाफ आपने किया, अगर आपको पैसे देकर वो मना करता है, तो आप मान लीजिए आपने ऐसी केस वापस ले लिया, या आप आगे उस केस को कैरी नहीं कर रहे हो, तो ऐसा अलाउड नहीं है। अब वो केस कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि आगे अब क्या होना है। ये चीज आपको पहले सोचनी चाहिए थी कोर्ट जाने से पहले। ए न्यू दैट बी हैज कमिटेड अ क्राइम। ए जानता था कि बी ने क्राइम किया। ए जानता था कि बी ने क्राइम किया है। ही ऑब्टेन प्रॉमिस फ्रॉम बी टू पे हिम 20,000 इन कंसिडरेशन ऑफ नॉट एक्सपोजिंग बी। यानी ए जानता था कि बी ने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है, और ए जो है वो बी से बोलता है कि मुझे 20,000 रुपए दे दे और मैं अपना मुंह चुप रखूंगा। तो अगर ऐसा कोई काम करता है तो कानून के खिलाफ होगा, ऐसा काम जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दिस इज अ केस ऑफ स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन एंड देयरफॉर इलीगल एंड वॉइड। ओके, तो ये क्या होगा, इलीगल होगा और वॉइड होगा। आई गाइस, आगे का देखते हैं, आगे के पॉइंट्स। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और सी ए सी एस सी ए में अपने फाउंडेशन की विद एमसीक्यू विद पास्ट ईयर क्वेश्चन सब मैं कराऊंगा यहाँ पर। Champerty and maintenance both are British words and means promotion of litigation in which one has no self interest. Okay, हम पढ़ते हैं मेंटेनेंस की मीनिंग क्या है। इट इज द प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन इन विच वन हैड नो इंटरेस्ट एंड डज नॉट शेयर द प्रोसीड ऑफ द एक्शन। इट इज द प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन in which one had no interest and does not share the proceed of the action. It is the promotion of litigation in which one had no interest, यानी litigation में किसी एक व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं है,
है ना, लेकिन एंड मान ली ए प्रॉमिस टू शेयर सम ऑफ 10,000, बी फील्ड सूट अगेंस्ट सी इन द कोर्ट, दिस एग्रीमेंट इज इन द नेचर ऑफ मेंटेनेंस एंड हेंस वॉइड। ए प्रॉमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ, यानी ए क्या बोलता है, बी से वादा करता है कि मैं तुम्हें 20,000 रुपए दे दूंगा अगर बी सी के खिलाफ केस कर देगा। यानी ए जो है प्रोवोक कर रहा है ना, भड़का रहा है बी को कि अगर वो सी के खिलाफ केस कर देगा तो वो उसको बदले में 10,000 पेमेंट करेगा। दिस एग्रीमेंट इज इन द नेचर ऑफ मेंटेनेंस एंड हैंस वॉइड। सो गाइस, इट इज अ बार्गेन, है ना, चैम्पर्टी का मतलब इट इज अ बार्गेन वेयर बाय वन पार्टी एग्रीज टू हेल्प द अदर इन रिकवरिंग प्रॉपर्टी विद ए व्यू टू शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ लिटिगेशन। चैम्पर्टी का मतलब होता है कि है ना, क्या ना, एक दो व्यक्ति आपस में व्यापार आपस में सौदा कर लेते हैं कि एक व्यक्ति किसी भी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को रिकवर कराएगा, बदले में उसको इंटरेस्ट, उसको प्रॉफिट देगा हिस्से में, तो ये भी अलाउड नहीं है, ये चैम्पर्टी कहलाता है। एन एग्रीमेंट टू गिव assistance monetary or otherwise to another person to recover the property by legal action and to share proceed of litigation is a champerteous agreement। okay, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम। Interference with the course of justice, an agreement whose object is to induce any judicial officer of the state to act partially or corruptly is void। An agreement whose object is to induce any judicial officer of the state or to act partially or not, यानी कोई ऐसा काम करना, आप कानून की जो प्रक्रिया अगर उसमें बाधा डाल रहे हो, तो ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है इस तरीके का। मैरिज ब्रोकरेज कैंट कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट यानी किसी की मैरिज को तोड़वाना जो है ना, तोड़वाना जो है वो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट करना वॉइड एग्रीमेंट होगा। An agreement to negotiate marriage for reward, which is known as a marriage brokerage contract, is void as it is opposed to public policy। An agreement to pay money to a person hired to procure a wife is opposed to public policy and therefore void। यानी किसी को मतलब किसी की भी शादी को तोड़वाना या शादी से रिलेटेड अगर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है करवाना, सारे सारे मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट में है और ये वॉइड एग्रीमेंट होता है। इंटरेस्ट या बेनिफिट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, टेकिंग अ बेनिफिट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, ए हु इज द मैनेजर ऑफ अ फर्म agrees to pass a contract to X if X pays B privately, the agreement is void। मान लीजिए आप मान लीजिए किसी सरकारी ऑफिस में किसी पद पर हो, ठीक है, और किसी व्यक्ति से उसका काम करवाने के बदले में आप क्या लेते हो, रिश्वत लेते हो, तो ऐसा किया गया कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए बाद में रिश्वत देने से मना कर देगा, तो आप कोर्ट में या से रिकवर करने के लिए कहीं पर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने पद का गलत फायदा उठाया है। यू आर इन अ स्टेट इन अ पोजिशन, है ना, और आपने उसका गलत फायदा उठा के उसे पैसे लेने की कोशिश करी ताकि उसका काम हो जाए, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है सरासर। आप कहीं पर भी इसके खिलाफ अगर दूसरे व्यक्ति ने पैसे वापस देने से, यानी पैसे जो आपने रिश्वत का पैसा अगर देने से मना कर दिया, यू कैन नॉट एनी एक्शन अगेंस्ट हिम। Sale of public office, bribe for appointment in a public office as it therefore with the appointment of a person best qualified for the service of public, है ना। if you are taking the bribe or giving the bribe, okay, अगर आप ऐसा एग्रीमेंट करते हो कि मैं तुम्हें रिश्वत दे दूंगा अगर आप मेरे किसी व्यक्ति को ऑफिस में लगा दोगे सरकारी दफ्तर में, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। मान लीजिए जिसने वादा किया था कि मैं दूंगा और बाद में वो मुकर जाता है, तो यू कैन नॉट शूट एनी एक्शन अगेंस्ट हिम, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हो। An agreement to pay money to a public servant in order to induce him to retire from his office so that another person may secure the appointment is valid। यानी आप एक व्यक्ति को, किसी सरकारी व्यक्ति को पैसा दे रहे हो ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना रिटायरमेंट ले ले, ताकि जो पोजीशन खाली होगी उसमें वो अपना बंदा फिट करवा देगा। तो अगर मान लीजिए कोई बंदा जो अभी किसी पोजीशन में है, किसी ऑफिस में है, वो पैसे लेने की एग्रीमेंट कर लेता है, बाद में वो व्यक्ति देने से मना कर देता है, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हो। एन एग्रीमेंट टू प्रोक्योर अ पब्लिक रिकॉग्निशन लाइक पद्म विभूषण फॉर रिवॉर्ड इज वॉइड। यानी अगर आप एग्रीमेंट कर लेते हो दो व्यक्ति आपस में कि मुझे अवार्ड दिलवा दे, बदले में मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। इस केस में क्या होता है कि जब वो व्यक्ति जिससे आपने किया कि मैं मुझे अवार्ड दिलवा दे, मैं तुझे पेमेंट दे दूंगा, तो उसने अवार्ड दे दिया लेकिन उसने दूसरे व्यक्ति ने पेमेंट नहीं दी, तो आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हो। Agreement for creation of monopolies void, agreement having their object the establishment of monopolies are opposed to the public policy and hence void, it is also hit by MRTP Act। A local body granted a monopoly to A to sell vegetable in the particular locality, he held that the agreement is void। okay, अब कोई भी ऐसा काम जिसमें मतलब आप एक पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए किसी एक ही व्यक्ति की मोनोपोली चाहते हैं, यानी वही व्यक्ति सामान बेचे, वही व्यक्ति है ना व्यापार करे, तो एमआरटीपी एक्ट जो है वो मना करता है कि मोनोपोली किसी भी एरिया में नहीं हो सकती। अब आपने देखा होगा अभी लेटेस्ट एक न्यूज आई थी कि जो फेसबुक है
फेसबुक क्या है, उसने व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन बड़ी बड़ी कंपनियों को जो ये फेसबुक को कंपटीशन दे रही थी, फेसबुक ने अपने पैसे के दम पर व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम इसको खरीद लिया, तो वहाँ अभी उनके खिलाफ केस चल रहा है। लेकिन बात ठीक भी है, ठीक है, मतलब कि क्या नाम है उसका कि ये इसी तरीके के हैं कि उनके पास पैसा है तो पैसे के दम पर कंपटीशन को अराइज ही नहीं होने दे रहे मार्केट में। वो मार्केट में कंपटीशन को अराइज ही नहीं दे रहे, अपने फंड के बदौलत किसी भी चीज को खरीद लेते हैं वो। यार अगर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कुछ मोटा अमाउंट मिलेगा उसके बिजनेस के लिए तो वो तो इजीली अपने आप को सेल आउट कर देगा। तो यही बात है इसमें। एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ मैरिज, सिंपल था, किसी को शादी से रोकने का व्यापार करना, यानी किसी को शादी से करने से रोकने के लिए एग्रीमेंट करना, ये क्या कहलाया जाएगा, हमारा वॉइड एग्रीमेंट कहलाया जाएगा। Every agreement in restraint of marriage of any person other than a minor is void. Every agreement in the restraint of marriage of any person other than minor is void, है ना। अगर माइनर को रोक रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनर को तो रोकना एक सोशल वेलफेयर का काम होगा, सामाजिक सेवा कहलाया जाएगा। A promise to marry no one else except Miss B and in default pay for a sum of 1000. A married someone else and B sued A for recovery of the sum. Held their contract was in restraint of marriage and यानी आप किसी को इसके साथ मैरिज कर, मतलब किसी को कि क्या मैरिज फिक्स कर दो कि इसके साथ करना है तो मैं पैसे दूंगा, या इसके साथ नहीं करना है तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इस तरीके का जो एग्रीमेंट होता है वो बिल्कुल वॉइड होता है, स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, ठीक है। यानी एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ मैरिज हो गया, ट्रेड हो गया, ठीक है। अगला देखना ट्रेड होगा। किसी को नया व्यापार करने से रोकना स्टार्टिंग से ही वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन मान लीजिए कोई नया बंदा आपके पास आया, एम्प्लॉय आया, तो आपने ये शर्त रखी कि एम्प्लॉय यहाँ से छोड़ने के 3 साल तक मेरा जैसा बिजनेस नहीं करेगा, तो ठीक है। मतलब एक लिमिट होनी चाहिए कि मतलब इतने एरिया में नहीं कर सकता, इतने सालों तक नहीं कर सकता, तो कोई वैलिड है। लेकिन अगर बोलेगा जिंदगी भर तक नहीं कर सकता तो ये तो असंभव है। कोई पर्टिकुलर पीरियड होता है 2-3 साल के लिए। पहली बात तो सिंपल सा लॉ है कि किसी को भी व्यापार करने से हम रोक नहीं सकते। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोलता है किसी को भी हम व्यापार करने से नहीं रोक सकते। मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी में आता है, इससे पढ़ते हैं हम, an agreement by which any person is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind to the extent is void। यानी किसी को भी, लेकिन आप कुछ इसकी एक्सेप्शन है, सेल ऑफ गुडविल। मान लीजिए आपने किसी को मान लीजिए मैंने अपना बिजनेस किसी को बेच दिया, तो मैं अब जिस बिजनेस को मैंने बेच दिया ना वैसा बिजनेस अब मैं कुछ मतलब सेल ऑफ गुडविल यानी विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट और रीजनेबल टाइम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो बिजनेस नहीं कर सकता। मैं सेलर ऑफ गुडविल कैन रिस्ट्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, है ना। एक सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता मैं, और कुछ लोकल लिमिट में नहीं कर सकता मैं, और कुछ पर्टिकुलर सालों के लिए नहीं कर सकता। उसके अलावा तो मैं फ्री हूँ और सिमिलर बिजनेस भी कर सकता हूँ कुछ टाइम के बाद। An agreement among the seller of a particular commodity not to sell commodity for a less than a fixed price is not an agreement of trade। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक मार्केट में 10 दुकानदार हैं, अगर वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम इस सामान को एक इस प्राइस से, मान लीजिए कि इस प्राइस से हम कम पर कोई भी नहीं बेचेगा, तो वो मोनोपोली में नहीं आता, वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में नहीं आता। ऐसा हम कर सकते हैं। और उसके बाद एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर नॉट टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप इज वैलिड। एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स नॉट टू कैरी ऑन competing business during the continuation of partnership is valid, है ना। मान लीजिए an agreement between partner not to carry on competing business during the continuation of partnership is valid। एक पार्टनरशिप में 4 व्यक्ति हैं, 4 पार्टनर हैं, तो पार्टनरशिप ये कानून बना सकती है कि हम चारों में से जब वो पार्टनरशिप में हो तब तक कोई नया बिजनेस, उसके जैसा बिजनेस हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसा वैलिड है सेक्शन 11 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद है ना, एग्रीमेंट विद आउटगोइंग पार्टनर नॉट टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस फॉर अ रीजनेबल टाइम विल बी वैलिड। ओके, अगर मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, एक अगर छोड़कर जाना चाहता है तो वो व्यक्ति जाने के कुछ पर्टिकुलर टाइम तक वैसा ही सिमिलर बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है। अगर अलग बिजनेस है तो कर सकता है, लेकिन सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता। फिफ्थ पॉइंट, an agreement of service by which employee binds himself during the term of his agreement not to compete with his employer in restraint of trade। यानी सिंपल सा है, एक एम्प्लॉय एक कंपनी में एम्प्लॉय हायर होता है, तो उस एम्प्लॉय से ये कंडीशन रखी जाती है कि जब तुम छोड़कर जाओगे तो कुछ पर्टिकुलर सालों तक वैसा सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते। पता चले वो कंपनी का बिजनेस ही समझकर वैसा ही बिजनेस स्टार्ट कर दे। बी आ फिजिशियन एंड सर्जन, बी एक सर्जन था, एम्प्लॉय ए को ने एम्प्लॉय किया एज एन असिस्टेंट मैनेजर फॉर 3 सालों के लिए, 3 सालों के लिए अपॉइंटमेंट किया बी ने ए को। A agrees not to practice as a surgeon and physician during these 3 years. The agreement is valid and A can be restrained by an injunction if it start independent practice during this period. Okay. B
एक मान लीजिए कि मेडिकल की शॉप थी या कोई छोटा सा हॉस्पिटल था, तो उसने ए को प्रैक्टिस करने के लिए हायर किया, यानी काम वाम सीख, थोड़ा बहुत काम सीखने के लिए थोड़ा बहुत हम खर्चा पानी देंगे, जैसे हम आर्टिकलशिप में करते हैं, है ना। किसी सीए ने आपको फॉर्म में हायर किया, तो आप ऐसे नहीं कि जब आप ये काम यहाँ से सीख के आपने बगल में आपने फार्म खोल ली, तो ऐसा एक्सेप्ट ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप फॉर्म छोड़कर जाओ, फिर आप अपनी फॉर्म खोल लो। An agreement by a manufacturer to sell during a certain period his entire production to a wholesale merchant is not in the extent of trade, है ना। एक व्यक्ति जो है अपना सामान किसी किसी एक पर्टिकुलर दुकानदार को ही बेचे, ये भी नहीं है उसकी मर्जी। जो मैन्युफैक्चरर है वो एक पर्टिकुलर सेलर को भी सामान बेच सकता है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, यानी किसी को जो कानूनी प्रक्रिया है वो करने से कोई रोक नहीं सकता। अगर रोकता है तो वो एग्रीमेंट जो है वो वैलिड होगा। इट इज वन बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम enforcing his rights under a contract through a court or which abridges the usual period of starting legal proceeding, it is valid, it is void। okay, यानी if अगर कोई व्यक्ति आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि लीगल प्रोसीडिंग को कंटिन्यू नहीं करने की, है ना, तो वो हमारा क्या होगा, void एग्रीमेंट होगा। यानी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन, यानी इसकी एक्सेप्शन क्या है कि हम, हाँ, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि आर्बिट्रेशन जो है हमारा अगर पंचायत में ही हो जाए तो वो वैलिड होगा। क्वेश्चन ऑलरेडी अराइजन ऑन और विच मे अराइज इन फ्यूचर रेफर टू आर्बिट्रेशन, सच अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग। आगे देखते हैं, छोटा सा पॉइंट रह गया। हाँ, और ये सब भी वॉइड एग्रीमेंट होंगे स्टार्टिंग से। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल ड्यूटीज, एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग पर्सनल लायबिलिटी और मैरिटल ड्यूटीज, है ना। मैरिटल ड्यूटीज आपकी है वो भी इग्नोर होगा, और वॉइड एग्रीमेंट होगा स्टार्टिंग से। पर्सनल लायबिलिटी है वो भी वॉइड एग्रीमेंट है स्टार्टिंग से, और पेरेंटल ड्यूटी जो है वो भी वॉइड एग्रीमेंट है स्टार्टिंग से ही। सो गाइस, ये था वॉइड एग्रीमेंट का हम टॉपिक पढ़ रहे थे। वॉइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, यानी कोई ऐसा काम जिसे क्या नाम है कि जो पब्लिक है, समाज बनाने वाले जो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट ना करें। तो ये था हमारा एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। सो गाइस, वी आर एंडिंग दिस लेक्चर, होप यू विल बेनिफिट इट फ्रॉम मी। कोई भी डाउट्स है यू कैन आस्क मी, ओके, एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।